आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। क्योंकि देखिए एसएससी जीडी का पेपर आ रहा है और फंडामेंटल राइट्स जो टॉपिक है वो टॉपिक मोस्ट डिमांडिंग है। तो हम लोग फंडामेंटल राइट्स कवर करेंगे। ये फंडामेंटल राइट्स का पहला पार्ट है और इसमें आधा हम लोग इसमें पढ़ेंगे पार्ट 1 में, और जो आधा बाकी का है वो हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप इंडिया में रहते हैं, तो क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए आपको कुछ राइट्स मिले हुए हैं। जो जैसे आपके साथ किसी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, आपके साथ मतलब लोग मतलब आपके साथ जस्टिस हो और आपके साथ किसी भी टाइप का इनजस्टिस ना हो पाए। जस्टिस हो तो आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, आपके पास कौन कौन से अधिकार हैं, उनके बारे में फंडामेंटल राइट्स में चर्चा की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है, सबसे पहली बात कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट जो है वो हम लोग पहले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, तो आप पार्ट्स पढ़ लीजिएगा। पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट्स। और पार्ट 3 को सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पार्ट 3 को ही मैग्ना कार्टा बोलते हैं। मैग्ना कार्टा ये क्वेश्चन एग्जाम्स में मतलब वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि मैग्ना कार्टा जो होता है वो किस पार्ट को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो याद रखिएगा पार्ट 3 को ही मैग्ना कार्टा बोलते हैं, जिसमें हमारा फंडामेंटल राइट्स डिस्कशन किया हुआ है। अब देखिए हमारे टोटल कितने फंडामेंटल राइट हैं। तो देखिए पहले हमारे टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिनमें कि देखिए हम पहले की बात कर रहे हैं। पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिनमें पहला था राइट टू इक्वालिटी, जिसके बारे में आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक चर्चा की जाती है। मतलब आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 इन पाँच आर्टिकल्स में राइट टू इक्वालिटी के बारे में सारी बातें की जाती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला फंडामेंटल राइट। जो दूसरा फंडामेंटल राइट्स है, तो दूसरे वाले में राइट टू फ्रीडम है। ठीक है, आपको किन किन चीज़ों की स्वतंत्रता है, ये है दूसरे वाले फंडामेंटल राइट में, जिसकी चर्चा आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 में की जाती है। मतलब 19, 20, 21 और 22, इनमें राइट टू फ्रीडम के बारे में बात किया गया है। तीसरा जो हमारा है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब आपका अगर शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, उनके बारे में फंडामेंटल राइट जो थर्ड वाला है उसमें चर्चा की जाती है। इसमें आर्टिकल जो है ये 23 से 24 तक है। मतलब आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में बात की जाती है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। ठीक है, देखिए अभी हम ये मतलब ओवरव्यू ले रहे हैं, इसके बाद हम लोग सारे एक एक राइट को क्या कहते हैं कि अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो आइए चौथे वाले पे चलते हैं। देखिए चौथा वाला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, आपको धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धर्म की स्वतंत्रता, इसका भी आपको अधिकार है। अब इसमें क्या क्या है ये बात हम लोग आगे करेंगे। तो ये चौथा फंडामेंटल राइट है, ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आता है। देखिए राइट टू इक्वालिटी जो पहला वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी के बारे में पूछता है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और आजकल ये जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है इससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं पेपर में। तो चौथा है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारे के सारे हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये था चौथा, जो कि आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 है ना। 25, 26, 27 और 28 में इसकी चर्चा की जाती है। इसके बाद पांचवा देखते हैं फंडामेंटल राइट कौन सा है। पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। समझ रहे हैं, कल्चर का, और आप जहाँ का चाहें वहाँ का कल्चर अपना सकते हैं, और एजुकेशन से रिलेटेड भी कुछ राइट्स होते हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे। ये आता है आर्टिकल 29 और 30 में, सिर्फ 2 आर्टिकल है 29 और 30। अब देखिए हमारा जो छठवां फंडामेंटल राइट है वो है आर्टिकल 32 में। ठीक है, आर्टिकल 31 वाला, तो आप पूछेंगे आर्टिकल 31 कहाँ गया, तो आर्टिकल 31 जो है वो अभी हटा दिया गया, वो हमारे फंडामेंटल राइट में नहीं है। पहले आर्टिकल 32 देखते हैं, फिर 31 के बारे में बात बताते हैं आपको। तो जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। देखिए ये जो फंडामेंटल राइट है ना, ये वाला छठवां वाला जो आर्टिकल 32 में है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आर्टिकल 32 वो चीज़ है जो आपको न्याय दिलाएगा अगर ऊपर के सारे राइट्स का वायोलेशन हुआ आपका। अगर ऊपर के ये जो 5 राइट हैं, आर्टिकल मतलब राइट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 30 तक हैं, उनका अगर वायोलेशन होता है आपका, तो आर्टिकल 32 जो है, सॉरी 32 की मदद से आप इन सारे राइट्स के लिए जस्टिस ग्रांट कर सकते हैं। आगे इसके बारे में डीपली चर्चा करेंगे। अभी देखिए जो राइट आपका पहले था एक और, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी था आर्टिकल 31 में। अब इसको आर्टिकल 31 से हटा दिया गया है, मतलब कि अब ये फंडामेंटल राइट वाला सेक्शन है, मतलब पार्ट 3 में नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 था, यहाँ पे भी हम लोग ऊपर देखे ना, पार्ट 3 जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसमें अब आर्टिकल 31 जो फंडामेंटल राइट है वो हटा दिया गया है। मतलब राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो हटा दिया गया है। आर्टिकल 31 को फंडामेंटल राइट के सेक्शन से पार्ट 3 से हटा दिया गया है। ठीक है,
तो अब इसको वापस से जोड़ा कहाँ गया है, तो देखिए जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब आर्टिकल 31, ये जो था ये आर्टिकल 31 में था, तो आर्टिकल 31 से इसको हटा करके मतलब डिलीट करके फंडामेंटल राइट के लिस्ट से इसको अभी बना दिया गया है एक लीगल राइट, ठीक है। आर्टिकल 31 को फंडामेंटल राइट के लिस्ट से हटा करके इसको अब एक लीगल राइट बना दिया गया है। और अब इसको किस आर्टिकल में डाल दिया गया है, तो लीगल राइट बना करके इसको 31 से हटाया गया, ध्यान रखिएगा 31 से हटा करके इसको डाल दिया गया है आर्टिकल 300A में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 300 है, क्योंकि जो पार्ट 3 था, पार्ट 3 तो जो आर्टिकल है वो 12 से लेकर के 35 तक है, ठीक है। पार्ट 3 जो है ये आर्टिकल 12 से 35 तक है। अभी 12 और 13 देखिए, फंडामेंटल राइट आपका शुरू हुआ था 14 से ना, ये तो आर्टिकल, ये फंडामेंटल राइट जो है ये असल में है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, तो आर्टिकल 12 और 13 छूट गया, तो 12 और 13 में क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, डेफिनेशंस के बारे में है। तो अभी देखिए यहाँ पे समझिए कि जो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है भी पूछता है कि आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको लीगल राइट बना करके किस आर्टिकल में डाल दिया गया है, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी चलिए हम लोग रिमेनिंग चीज़ों को अब डीपली स्टडी करते हैं कि असल में सारे जो राइट्स हैं उनके बारे में क्या क्या चीज़ें और ज़्यादा पढ़ने को। तो देखिए अभी यहाँ पे हम लोग चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पार्ट 3 अभी हम आपको बताएं कि आर्टिकल 12 से 35 तक है, ठीक, जिसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं, फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पे मैग्ना कार्टा, इसको याद रखिएगा। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स की, इनके बारे में दो बातें समझ लीजिए, क्योंकि अब हम लोग डीपली स्टडी करने जा रहे हैं तो एक एक डेफिनेशन और एक एक वर्ड हम लोग अच्छे समझेंगे। देखिए फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड क्यों किया गया था, ह्यूमन डिग्निटी जो होती है ना उसको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। हर इंसान का कुछ ना कुछ अधिकार होता है, उसकी डिग्निटी होती है, ठीक है, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। अब देखिए फंडामेंटल राइट में ही जो आर्टिकल 32 है, जो हम लोग देखे, जो आखिरी वाला था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वो आपको ये अधिकार देता है कि अगर आपके ऊपर के 5 राइट्स का वायोलेशन होता है तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं उसके जस्टिस के लिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। अगर कोई वायोलेशन हो रहा है या फिर आपको न्याय नहीं मिल रहा है, आपके राइट के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, तो आप उसके इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं उन आर्टिकल्स के लिए जो कि 12 से 35 तक में कवर है, ठीक है। हालांकि इन्हीं में आर्टिकल 32 जो है वो ग्रांट करता है आपको ये पावर, ठीक है। अब देखिए सारे आर्टिकल्स में समझते हैं कि एक एक आर्टिकल, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी एंड एवरीथिंग था, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए पिछले वाले में आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 नहीं था। अब समझिए आर्टिकल 12 क्या है। आर्टिकल 12 जो है वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, वो स्टेट के बारे में बताता है कि एक स्टेट क्या चीज़ होती है। अब जैसे कि आपको पता होगा यूपी, एमपी, बिहार सारे स्टेट्स होते हैं, तो नहीं, सिर्फ यही स्टेट्स नहीं होते हैं। देखिए पॉलिटिकल टर्म्स में स्टेट का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि लोगों को अंडरटेक करता है, पीपल को अंडरटेक करता है, जो कि लोगों के ऊपर डिसीजन ले सकता है, लोगों को मतलब लोग उस पर डिपेंडेंट होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर लोग डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, वो एक स्टेट होता है। वो लोगों के ऊपर मतलब डिसीजन ले सकता है, लोगों को एम्प्लॉय करता है, हायर करता है, ठीक है, लोग उस पर डिपेंडेंट होते हैं, लोगों का इकोनॉमी डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट जो होता है, एयरपोर्ट ये भी एक स्टेट है। इंडिया क्या है, इंडिया एक कंट्री है, वो तो आप जानते हैं, लेकिन इंडिया भी पॉलिटिकल टर्म में एक स्टेट होता है, क्योंकि इंडिया में लोग रहते हैं, लोग इंडिया पर डिपेंडेंट हैं, इंडिया लोगों के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है और लोगों के लाइफ के ऊपर डिसीजन ले सकता है, पावर होता है इंडिया के पास लोगों के लाइफ के ऊपर कुछ डिसीजन लेने का, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 13 क्या है। आर्टिकल 13 है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ लॉज के बारे में एक्सप्लेन करता है। वो समझिए कौन कौन से लॉज हैं। तो मेन 2 इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं, ठीक है। पहला है मतलब आर्टिकल 13 में लॉ नंबर 1, आर्टिकल 13 में लॉ नंबर 2। जो पहला है वो है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ठीक है। इसका मतलब देखिए क्या होता है कि संविधान बनने से पहले, ध्यान समझिएगा, आर्टिकल 13 ये बोलता है कि संविधान बनने से पहले जो ऐसे लॉज थे जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को और संविधान के नियमों का वायोलेशन करते हैं, संविधान बनने के पहले जो ऐसे लॉज थे जो संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हैं या फिर फंडामेंटल राइट्स, लोगों के अधिकारों को वायलेट करते हैं, उन लॉज को हटा दिया जाएगा। समझ में आया, ठीक है। ये है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, मतलब उन लॉज को हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के नियम का पालन नहीं करते हैं। और जो सेकेंड वाला लॉ है आर्टिकल 13 में, ये आर्टिकल पहला लॉ हो गया। जो दूसरा लॉ है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का मतलब होता है कि संविधान बनने के बाद अब कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज के साथ खिलवाड़ करे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को भी वायोलेट करे या फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करे, ठीक है। वैसे लॉ बनाए ही नहीं जाएंगे अब। तो पहला नियम ये कहता है कि पुराने लॉज जो वायोलेट करते हैं उनको हटा दिया जाएगा, और दूसरा नियम ये कहता है कि ऐसा लॉ बनाएगा ही नहीं अब,
ठीक है। मतलब एक हो गया प्री, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पहले के लॉज को हटाया जाएगा जो वायलेट करेगा, और दूसरा हो गया पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। ठीक, यह आर्टिकल 13 में। तो क्या था, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स का समर्थन नहीं करते, इनको वायलेट करते हैं, उन चीज़ों को हटा दिया जाएगा या बनने ही नहीं दिया जाएगा। अब देखिए हम लोग आते हैं अपना राइट टू इक्वालिटी पे, जहाँ से हम अभी शुरू में पढ़ना शुरू किए थे। आर्टिकल 14 से 18 तक है। आप समझेंगे एक एक आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। देखिए सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल नंबर 14 क्या बताता है कि इसका स्टेटमेंट सिर्फ इतना ही है। देखिए आर्टिकल 14 का कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है देखिए लॉ के पहले देखिए लोग आते हैं, ठीक है, उसके बाद में लॉ आती है, पावर आती है। तो देखिए आर्टिकल 14 दो बातें कहता है, मतलब एक ही बात को दो तरीके से कहता है। कि पहली बात है कि ये प्रोहिबिट करता है अनइक्वल ट्रीटमेंट को। ठीक है, इसी को कुछ लोग निगेटिव अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोहिबिट्स अनइक्वल ट्रीटमेंट है, निगेटिव अप्रोच, इसको इंग्लैंड में बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। पहले ये बात याद रखिएगा, इंग्लैंड में कहा जाता है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, निगेटिव अप्रोच को कहते हैं, कुछ लोग निगेटिव अप्रोच कहते हैं इसको, और इसको इंग्लैंड में कहा जाता है रूल ऑफ लॉ। आप समझिए बात को ध्यान से। इक्वालिटी बिफोर लॉ में ये प्रोहिबिट्स करता है अनइक्वल ट्रीटमेंट को। आप सिर्फ इतने से ही मतलब समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। देखिए हर इंसान, चाहे वो एक राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एक चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो, सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, देखिए लॉ में पॉलिटिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के हिसाब से क्या होता है कि राष्ट्रपति बहुत बड़ी पोस्ट होती है, प्राइम मिनिस्टर सी, मतलब ये सारी जो पोस्ट होती है ना, गवर्नमेंटल पोस्ट या फिर इलेक्टेड सेलेक्टेड मेंबर्स, ये लोग बहुत ऊपर की पोस्ट को होल्ड करते हैं। इंसान पावरफुल हो चाहे कॉमन सिटीजन हो, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के अंडर में हर इंसान इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रोहिबिट्स अनइक्वल ट्रीटमेंट में आपको यही बताया जाता है कि एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली वेदर द प्रेसिडेंट और अ कॉमन सिटीजन। ठीक है, अब देखिए इसी में जो सेकंड चीज़ है, वो सेकंड चीज़ ये है कि मतलब डिमांड इक्वल ट्रीटमेंट। पहली बात तो ये कि अनइक्वल ट्रीटमेंट को ये प्रोहिबिट करता है। ठीक है, और दूसरी बात है कि ये इक्वल ट्रीटमेंट की डिमांड करता है, मतलब हर आदमी को इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। अब देखिए इसमें एक बात है कि सिमिलर काइंड ऑफ पीपल जो है, ठीक है, मतलब कि जो एक प्रकार के लोग होते हैं, वो सारे लोग एक ही तरीके से एकदम बराबर ट्रीट किए जाने चाहिए। अब इसका मतलब समझिए कि सिमिलर काइंड का मतलब क्या होता है। देखिए सिमिलर काइंड का मतलब ये है कि जैसे कि स्कूल में बच्चे होते हैं, ठीक है, एक ऑफिस में सारे एम्प्लॉय होते हैं, तो स्कूल में जो बच्चे होते हैं उन सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि स्कूल है, सारे के सारे बच्चे ही हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि स्कूल में एक बच्चे को आप स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो सारे के सारे जो बच्चे होते हैं ना, उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। किसी ऑफिस में जो एम्प्लॉय होते हैं सारे के सारे, वो एम्प्लॉय को, हर एम्प्लॉय को इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक एम्प्लॉय को आप स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मतलब एक को आप एसी के कैबिन में बैठा रहे हैं और एक को आप जो है ऑफिस के बाहर एक गर्म रूम में लकड़ी की चेयर दे करके बैठा रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि सिमिलर काइंड ऑफ पीपल, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक इंस्टीट्यूशन में रहने वाले हर इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ अबॉलिशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, मतलब कि आप किसी भी इंसान, मतलब लोगों के बीच में आप जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किस बेस पे, रिलीजन के बेस पे। जैसे कि आप धर्म के हिसाब से लोगों के अंदर मतभेद नहीं, मतलब भेद नहीं कर सकते। ठीक है, उन रेस, उनका रंग रूप कैसा है उसके हिसाब से आप लोगों के अंदर भेद नहीं कर सकते। कास्ट क्या है, उनका जो जेंडर है, मेल फीमेल, उसके हिसाब से नहीं कर सकते। मेल हो गया, फीमेल, ट्रांसजेंडर, उसके हिसाब से भेद करना ये गलत है। तो इन्हीं चीज़ों का अबॉलिशन किया गया है आर्टिकल 15 में। ठीक है, या फिर किस जगह पे वो पैदा हुए हैं। आप एक पिक्चर भी देखे होंगे, आर्टिकल 15 एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की। उस मूवी में जो वो मूवी है वो इसी वाले आर्टिकल पे बेस्ड है। ठीक है, तो मूवी देख सकते हैं आप अगर चाहें तो, अच्छी मूवी है। तो देखिए आर्टिकल 15 ये बताता है कि किसी भी चीज़ों के क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ के आधार पर, जैसे कि हो गया ना, धर्म हो गया, रूप रंग हो गया, जाति हो गई, उनका जेंडर हो गया, या फिर किस जगह पे इंसान पैदा हुआ है, चाहे अमेरिका में पैदा हुआ, चाहे भारत के एक छोटे से गाँव में पैदा हुआ, चाहे वो भारत के बहुत बड़े शहर में पैदा हुआ, दोनों इक्वल ही ट्रीट किए जाएंगे। ये आर्टिकल 15 बताता है। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अब आर्टिकल 16 देखिए। आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखिए जब भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मैटर होता है तो उसमें जो अपॉर्चुनिटी होती है वो सबको बराबर मिलनी चाहिए। ये आर्टिकल 16 है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की वैकेंसी आती है। ठीक है, अब जॉब की वैकेंसी जो आती है उसमें देखिए अगर मान लीजिए वो सेंट्रल लेवल पे है, ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे जॉब की वैकेंसी आती है, उसमें एक क्राइटेरिया डिफाइन किया जाएगा। ताकि देखिए क्राइटेरिया क्यों, जैसे कि आप बोलेंगे ना कि सर क्राइटेरिया क्यों होता है, जैसे कि
क्या कहते हैं, नाइट विजन वाला केस नहीं होना चाहिए, या फिर चश्मे का नंबर ऐसा होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए, वेट होना चाहिए, रनिंग इतना होना चाहिए, ठीक है, चेस्ट इतना होना चाहिए। तो देखिए ये सारी चीज़ें इसलिए होती है ना, ताकि वो जो जॉब है ना, वो जॉब जब आप करेंगे तो उस जॉब को आप क्यों करेंगे, ताकि वहाँ पे आपकी ज़रूरत है। तो वो ज़रूरत जो जॉब का रिक्वायरमेंट है ना, वो पूरा होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए कहीं ऐसा है कि आप क्या कहते हैं, डिफेंस में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं, और डिफेंस में मान लीजिए जो दुश्मन है फौजी है वो लंबे लंबे हैं, और हमको भी लंबे फौजी की ज़रूरत है, लेकिन आपकी हाइट उतनी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उस जॉब की रिक्वायरमेंट पहले से ही फिक्स कर दी जाती है कि मेरे जॉब के हिसाब से हमको ये लोग चाहिए। अब देखिए डिस्क्रिमिनेशन तब होगा जब दो लोग हैं इक्वल हाइट के, लेकिन एक की जाति अलग है और दूसरे की जाति अलग है। यहाँ पे बोला जाए कि हम इस जाति के लोग को लेंगे, मान लीजिए बी जाति का है, ये ए जाति का है, बोला जाए कि हम बी वालों को लेंगे, ए वालों को नहीं लेंगे, तो डिस्क्रिमिनेशन होगा। ए और बी में सारी चीज़ें हैं, सारा हाइट, चेस्ट और क्या कहते हैं कि रनिंग सबकी इक्वल है, हर आदमी स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर जैसे कि रिलीजन अलग अलग हो गया, तो रिलीजन के बेस पे अगर कहा जाए कि नहीं तुम जॉब ले लोगे, तुम जॉब नहीं लोगे, तो यहाँ दिक्कत हो जाता है, ठीक है। देखिए रिजर्वेशन बिल्कुल अलग चीज़ है। रिजर्वेशन को इसमें ये फंडामेंटल राइट्स, ये अधिकार है, रिजर्वेशन इज अ डिफरेंट थिंग। तो रिजर्वेशन को यहाँ पे मत बीच में लाएगा। जब हम लोग डीपीएससी पढ़ेंगे और उसके आगे चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग रिजर्वेशन को अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो वहाँ समझाएंगे कि रिजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है या क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, किस बेस पर रिजर्वेशन होना चाहिए। देखिए ये हो गया इक्वल अपॉर्चुनिटी। जब भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती है तो हर आदमी जो क्राइटेरिया में सेट होता है वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 16, ठीक है। अच्छा अभी देखिए आर्टिकल नंबर 16 जो होता है ये क्लियर हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 17। देखिए आर्टिकल नंबर 17 जो है ना, वो अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो बार बार पूछा जाता है। आर्टिकल नंबर 17 याद रखिएगा, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत के विरोध कानून है ये आर्टिकल 17, इसको याद रखिएगा। ये कई बार एसएससी, बैंक और रेलवे के पेपर में पूछा चुका है, जो वनडे पेपर होते हैं उन्हें कई बार ये आया हुआ है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट का ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 17 याद रखिएगा, अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं होना चाहिए, चाहे कोई किसी जाति किसी वेद का हो। छुआछूत वाली बात नहीं होना चाहिए कि हम इसको नहीं छुएंगे उसको नहीं छुएंगे। हर इंसान का अधिकार है, वो जहाँ चाहे जा सकता है, जहाँ चाहे रह सकता है, जिससे चाहे उससे दोस्ती कर सकता है, मतलब विदाउट एनी फोर्स और विदाउट एनी फोर्सफुल फ्रेंडशिप। आप हर इंसान से बात कर सकते हैं, बैठ के खाना खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें सही है, ठीक है। भेदभाव करना दुनिया की सबसे गलत चीज़, ठीक है। हाँ प्रिकॉशन लीजिए, आदमी बीमार है वो सीन अलग होता है। एक पेशेंट के पास अगर आवे तो प्रिकॉशन लेते हैं, जैसे कोरोना में पूरी दुनिया प्रिकॉशन ले रहे थे, लेकिन बिना किसी वैलिड रीजन के आप प्रिकॉशन ले रहे हैं, इंसानों से दूर भाग रहे हैं कि ये इस जाति का है, धर्म का है, या फिर ये काला है, गोरा है, नीला है, पीला है, तो ये गलत चीज़ है, नहीं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी इसीलिए बन जाता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल नंबर 17 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आर्टिकल नंबर 18 देखते हैं। देखिए सारे के सारे आर्टिकल जो है ना वो राइट टू इक्वालिटी में ही आते हैं, क्योंकि ये सब इंसानों को बराबर कराएं। जैसे अनटचेबिलिटी क्या है, हम उसको नहीं छुएंगे, उसके साथ नहीं रहेंगे, उसके साथ नहीं खाएंगे पिएंगे, तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब इक्वालिटी का अबॉलिशन हो रहा है ना, इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे। अब आप सबके साथ रह रहे हैं, हाथ में ला रहे हैं, एक ही क्लास में हर प्रकार के बच्चे पढ़ रहे हैं, एक साथ में खाना खाते हैं, एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं, तो वहाँ पर इक्वालिटी आ रही है धीरे धीरे, ठीक है। भारत में भी कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, तो इक्वालिटी लाना वहाँ किसका काम है, आप लोगों का काम है, ठीक है। धीरे 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 हर लोग तक ये बात पहुँचनी चाहिए। अच्छा उसके बाद देखिए 8वां आर्टिकल है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जैसे क्या होता था पहले के ज़माने में, लोग ना टाइटल एक्सेप्ट करते थे, कोई गाजी का टाइटल एक्सेप्ट कर लिया, तो कोई किसी को किसी का टाइटल दे दिया, कुछ और टाइटल दे दिया, ठीक है, महाराजा का टाइटल दे दिया, प्रिंस ऑफ फलाना जगह यहाँ वहाँ, ये सब। तो ये सब जो टाइटल नहीं, ये सब अब अबॉलिश कर दिया गया, आप कोई भी एक टाइटल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो लोग आर्मी में हैं, डिफेंस में हैं, उनको टाइटल, जैसे कर्नल वगैरह, कैप्टन हो गया, कर्नल हो गया, सूबेदार हो गया, ये सब टाइटल जो है ये सब इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंस वगैरह में टाइटल दिया जाता है, वो गवर्नमेंट देती है, लेकिन जो है बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के आप कोई भी टाइटल जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 18। तो आर्टिकल 18 जो है वो टाइटल्स को अबॉलिश करता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। टाइटल समझ गए होंगे आप, उम्मीद है, ठीक है। तो ये था हमारे वीडियो का पार्ट 1, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा राइट टू इक्वालिटी कवर किए हैं, ठीक है। अब जो पार्ट 2 आएगा उस पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे बाकी के रिमेनिंग जितने भी आर्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे आर्टिकल्स और जितने भी राइट टू फ्रीडम एंड ऑल, मतलब हम लोग यहाँ आर्टिकल 18 तक कंप्लीट कर लिया ना। तो जो फंडामेंटल राइट था उसमें राइट टू इक्वालिटी जो था, राइट टू इक्वालिटी, ये था आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक। इसके पहले हम लोग 12 और 13 आर्टिकल कंप्लीट किए थे। आर्टिकल 12 में क्या था, आर्टिकल 12 में डेफिनेशन था, किसका डेफिनेशन था, स्टेट का डेफिनेशन था। और आर्टिकल 13 में क्या था, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सो मच। अभी हम लोग फंडामेंटल राइट्स कवर कर लिए, आर्टिकल जो है 14 से लेकर 18 तक। ये था वीडियो का पार्ट 1। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो पार्ट 2 ऑफ फंडामेंटल राइट्स में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। चलिए थैंक यू सो मच।